बैठ जाओ या बैठ गए तो क्यों? हाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। हाँ अभी भी आएगी। पढ़ाती है बढ़िया ही क्लास उससे सब उस क्लास से सब अच्छा है सब क्लास बंद कर देना गेट। हाँ जी क्या कर रही तुम भी पीछे हो बेटा। अरे मैं आगे तुम लोग ही अच्छा ये चक्कर है सबको पीछे का सारा चीज और कोई एक जना है जो बीच में सीधे बैठेगा तो अब आप तीनों बैठोगे सीधे आगे ही है तो तुम लोग भी आगे करना पीछे वाले चलो जो लास्ट में बैठे वो भी आगे करेंगे फिर पूरा पूरा भी करना एकदम के 5वीं क्लास के बच्चे हैं तुम तो वहीं के वहीं पे अब तुम भी आगे का सारा सब कुछ ही सब सबका बुढ़ापा आ चुका अब ठीक है सबको सारा मिल गया गुड मॉर्निंग गुना वेरी गुड मॉर्निंग यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों की तो सब बढ़िया सारा वाला मिलकर पीछे आवाज आ रही सोते सोते पढ़ लो ताकि थोड़ा हेल्प कर देंगे कि लॉ पढ़ा दिया ठीक है ओके कहाँ तक पढ़ा था अपन
अमेंडमेंट से पढ़ना है क्या? Section 25, registration of changes in partners. In your amendments, open your mobiles. ये पीछे क्या लाइट वाइट नहीं है क्या? ये बंद करके बैठे हो? आधे लोग तो दिखे ही होंगे मुझे, लाइट बंद और छुपे में बैठे हैं। तो ये पीछे जो मोबाइल चला रहे हो बेटा, उसी मोबाइल में अमेंडमेंट खोल लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी अमेंडमेंट निकालिए। आज के सुबह से यही बैठे हो क्या? अच्छा है, ये क्लास अच्छी है। Now I want pin drop silence. Everybody, focus. Section 25 इसको अपने को अमेंडमेंट से पढ़ना था। सो अमेंडमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मोबाइल निकाल लिए होंगे आप लोगों ने, प्रिंट आउट तो निकाले नहीं होंगे अभी तक। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, इसकी अपन बात कर रहे हैं कि पार्टनर्स में चेंजेस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स अपने को फॉलो करने रहेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 देखिए आप लोग। Every partner shall inform the LLP of any change in the name and address within a period of 15 days of such change. किसी पार्टनर का कुछ सालों बाद जाके ऐसी कोई इच्छा जागी कि यार अपना नाम बदले, इस नाम से बोर हो गए सुनते सुनते, राइट? या फिर एड्रेस चेंज करने की इच्छा जागी तो चेंज कर सकता है। बस क्या करना होगा, 15 दिन के अंदर किसको इन्फॉर्म करना होगा? LLP। रजिस्ट्रार कहाँ था यहाँ पे? तो ये ध्यान से पढ़ना, हर जगह रजिस्ट्रार लिख के काम नहीं चलेगा, है ना? LLP को, LLP यानी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उस फॉर्म के लोग हैं, उनको सबसे पहले बताया जाएगा कि भैया मुझे X की जगह Y नाम से पुकारे हैं आप लोग, मेरा ये ऑफिशियल नाम है और एड्रेस भी अब मैंने बदल लिया है। आई रिमेम्बर देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय स्कूल, हर साल वो अपना नाम चेंज करता था। 10th क्लास तक उसने अपना नाम चेंज किया और 10th में तो फिर फाइनली वो बोर्ड का एग्जाम फॉर्म भरना था तो वो तो फिर फाइनल करना पड़ा। अभी few days back we school friends met with each other, तो we were discussing कि अभी तक नाम सेम है कि फिर बाद में बदला नहीं बदला। तब से लेकर अभी तक सेम चल रहा है। बाकी 4th क्लास से तो मुझे याद है 4th से 10th स्टैंडर्ड तक उसने हर साल अपना नाम चेंज किया। पूरे साल एक नाम बुलाओ और फिर अगले साल जब नया सेशन शुरू होता था फर्स्ट स्टेटमेंट को बोले अब से मुझे इस नाम से बुलाया जाएगा। मेरा दोस्त के कुछ होगा पता नहीं, है तो कभी पूछा नहीं मजे नहीं कुछ कुछ पतली के चक्कर होते हैं, ज्योतिषों वाले चक्कर होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एंड पता नहीं क्या था तो ही केप्ट द नेम ऑफ 2-3 साल तक तो उसने पहले अपना नाम रवि रखा, फिर रवि से उसने उस नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रविशु कर दिया। हाँ, और फिर उसने रवि श्री 3 साल तक तो मुझे ये नाम याद है उसके लगातार। तो अब वो रवि बोलने की आदत थी तो उसका मजाक उड़ाते थे रवि शु, तो रवि नाम चेंज हो गया। फिर रणवी वाज टू राइट शू तो आधी क्लास रवि बोलती थी आधी क्लास शू बोलती थी, तो बड़ा फनी होता था। फिर 2-4 बार टीचर से डांट पड़ गई कि मजाक बनाते हो। उस टाइम तो डांट अच्छी पड़ती थी टीचर से, तो पढ़ गई। फिर हमें समझ में आ गया कि अब याद ही करना पड़ेगा इसका नाम हर साल। तो ऐसा अगर ऐसा कोई LLP में आपके पार्टनर आ जाए तो उस पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? LLP को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर। नेम में भी चेंज हो और अगर एड्रेस में भी चेंज हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए। LLP shall, where a person becomes or ceases to be a partner, file a notice
with the registrar. अब आया रजिस्ट्रार आपका, within 30 days from the date he becomes or ceases to be partner. So कोई भी पार्टनर अगर नया आता है आपकी एलएलपी में, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर आपकी एलएलपी को छोड़ के जाता है, तो उस केस में उसकी इंफॉर्मेशन एलएलपी को देनी पड़ेगी. किसको देगी एलएलपी इंफॉर्मेशन? रजिस्ट्रार को देगी. कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज. ठीक है. तो पहले में तो पार्टनर अपने एलएलपी को दे रहा था. अब एलएलपी अगर कोई भी पार्टनर बनता है या पार्टनरशिप से हटता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जिस दिन भी बना या जिस दिन भी हटा, उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर में रजिस्ट्रार को बताएगी. पॉइंट नंबर बी देखिए. Where there is any change in the name and address of a partner, file a notice with registrar again within 30 days. और दूसरा एलएलपी क्या बताएगी? जो ऊपर जो पार्टनर ने एलएलपी को बताया था वही इंफॉर्मेशन एलएलपी की नाम में कोई चेंज है, एड्रेस में कोई चेंज है, तो उस चेंज को किसको इन्फॉर्म करेगी एलएलपी? तो रजिस्ट्रार को. अगेन सेम टाइम पीरियड में 30 डेज के अंदर अंदर. नेक्स्ट इज, क्या डाउट है? 15 डेज में कोई डाउट है? नहीं. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2. अभी अपन ने जो सबसेक्शन 2 पढ़ा था उसके हिसाब से बात कर रहे हैं अपन. शैल बी इन सच फॉर्म एंड सच एंड अकम्पेनिड बाय सच फीस. तो पैसे तो बड़े जरूरी है, हर जगह रजिस्ट्रार को देने ही है अपने को. तो सबसेक्शन 2 में जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो रजिस्ट्रार को, वो कैसे होनी चाहिए? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ में. ठीक है. फिर उसके बाद सिग्नेचर किसके होंगे? शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी. एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर के सिग्नेचर होंगे. एंड ऑथेंटिकेटेड इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. और ऑथेंटिकेशन भी होगा, मतलब सिग्नेचर के साथ कोई सील वील लगानी है, नोटरी से कुछ अटैच करवाना है, तो ये ऑथेंटिकेशन जो भी रजिस्ट्रार बोले वो चुपचाप कर देना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, if it relates to an incoming partner, shall contain a statement by such partner that he consents to becoming a partner signed by him. अगर ये वाली इंफॉर्मेशन इनकमिंग पार्टनर के रिगार्डिंग है, तो उस इनकमिंग पार्टनर की क्या दोगे आप रजिस्ट्रार को? कंसेंट दोगे कि भाई मैं अपनी इच्छा से इस फॉर्म में आया हूँ, और उस डिक्लेरेशन के साथ में, कंसेंट फॉर्म के साथ में उसके सिग्नेचर करेगा. सिग्नेचर के अलावा कोई और ऑथेंटिकेशन की जरूरत है तो वो भी करेगा. कोई डाउट? पॉइंट सिंपल है ये सारे. अब यहाँ पे पॉइंट 4 और 5 जो अपन पढ़ेंगे, ये अमेंडमेंट के पॉइंट्स है जो हाईलाइटेड है. इफ एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, अभी जो पढ़े थे रजिस्ट्रार को 30 डेज में नोटिस देने वाले पॉइंट्स, अगर वो पॉइंट्स के साथ एलएलपी कॉन्ट्रावीन करती है, तो एलएलपी और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर को पेनल्टी देनी पड़ेगी. कितनी पेनल्टी? 10,000 रुपीज. ठीक है. तो ये है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रोल, इसलिए इनको रिस्क रहती है पेनल्टी वगैरह देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है इनके ऊपर. If the contravention referred to in subsection 1, subsection 1 कौन सा था? अभी जो पढ़ा था, जिसमें इस पर्टिकुलर केस में पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म कर रहा था 15 दिन के अंदर अंदर. इज मेड बाय एनी पार्टनर, मतलब पार्टनर 15 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं देता, चेंजेस नहीं देता, तो उस केस में उस पार्टनर पे पेनल्टी कितनी लगेगी? 10,000. तो पेनल्टी का अमाउंट सेम है. सबसेक्शन 1 तोड़ो चाहे सबसेक्शन तोड़ो, सेकंड तोड़ो, तो आपको 10,000 रुपए देने ही पड़ेंगे. ठीक है. कल जो पढ़ा था, कल दूसरे सबसेक्शन पढ़े थे बेटा, अभी के अभी तो जागे रहो कम से कम. नेक्स्ट इज, वैसे आप लोगों में मुझको फर्क फील हो रहा है 2 बजे के टाइम पे और 11 बजे के टाइम पे, काफी आई कैन सी द डिफरेंस. हाँ, एनी पर्सन सुनाई नहीं आया? क्या बोला? तभी तो नींद आ रही है. वो तो 2 बजे भी आती थी, बोला किसने? लेकिन कभी नहीं आती. उस टाइम तो बिल्कुल ही मतलब चल रहा था एकदम ही. लेकिन हाँ, टाटा बाय बाय खत्म था मामला उस टाइम तो. लेकिन वो तो ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऑफिस में जाओगे काम करने, बोले अभी हमारा खाना खा पी के सोने का टाइम है, क्लाइंट से 2 घंटे बाद मिलेंगे,
तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अपने को, नींद का टाइम हो चाहे कैसा भी टाइम हो, राइट। एनी पर्सन, पॉइंट नंबर 6, any person who ceases to be a partner of LLP may himself file with registrar the notice referred in subsection 3। तो अगर LLP नहीं फाइल कर रही है कि भाई ये पर्सन जिस हट गया है, उसके इंफॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रार को, तो जो पर्सन खुद हट रहा है वो खुद भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो जरूरी नहीं है कि LLP ही इंफॉर्मेशन दे। अगर LLP नहीं दे रही है तो पार्टनर के पास ये राइट है कि वो रजिस्ट्रार को जाकर बताए कि नाउ आई एम नो लॉन्गर द पार्टनर ऑफ दिस LLP। आगे देखिए, इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मे नॉट फाइल द नोटिस, उसको ऐसा एहसास है कि LLP नोटिस फाइल नहीं करने वाली रजिस्ट्रार के साथ में, and in case such notice filed by the partner, registrar shall obtain a confirmation from the LLP। लेकिन अगर जो इंडिविजुअल पर्सन है वो खुद ही जाके रजिस्ट्रार को बता रहा है, तो रजिस्ट्रार एक कंफर्मेशन जरूर लेगा LLP से। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि पहली जिम्मेदारी तो LLP की है कि LLP बताए 30 दिन के अंदर ये पार्टनर हट गया है। अगर उस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं बता रहे या ये नहीं बताएंगे, तो राइट उसके पास भी है, वो खुद जाके बता सकता है। उसके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि भाई नोटिस नहीं पहुंचा, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, LLP की जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी लायबिलिटी रहेगी ही रहेगी, राइट। तो इसलिए उसके पास ये राइट है। बस जब रजिस्ट्रार के पास वो जाएगा ये बताने के लिए कि भाई आई हैव सीज्ड टू बिकम द पार्टनर, तो रजिस्ट्रार किसके साथ क्रॉस चेक करेगा? LLP से, ठीक है। unless LLP partnership has also filed such notice। लेकिन अगर खुद इंडिविजुअल गया, उसने कहा मैं सीज हो चुका हूँ, मैं पार्टनर नहीं हूँ, और LLP ने ऑलरेडी वो नोटिस फाइल कर रखा था, तो फिर क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। Provided that where no confirmation is given by LLP within 15 days, registrar shall register the notice made by person ceasing to be partner। लेकिन अगर 15 दिन में LLP ने कंफर्मेशन ही नहीं दिया कि भाई ये हटा नहीं हटा, कुछ नहीं, जवाब ही नहीं है, तो उस केस में फिर वो जो इंडिविजुअल पार्टनर है उसकी बात मान लेंगे, हटा देंगे उसको, राइट। तो जब उसकी बात माननी है तो क्रॉस चेक करना ही क्यों था। लेकिन क्रॉस चेक करने का एक रूल बना रखा है जिसमें LLP के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपके पार्टनर ने भी इंफॉर्मेशन दे दी है। लेकिन अगर LLP नहीं देती है 15 दिन में इंफॉर्मेशन, तो फिर आप अपने आप नाम हटा सकते हो, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी तरह? नहीं, तो उस केस में फिर डिस्प्यूट हो गया ना, फिर डिस्प्यूट के केस में आपसी मैटर सेटल करो। सेटल नहीं हो पा रहा, LLP आपको जाने नहीं दे रही, तो आप कोर्ट में जाओगे, रजिस्ट्रार तो फिर बहुत छोटी चीज हो रही, राइट। तो जनरली LLP अग्रीमेंट में होती हैं ये चीजें, छोड़ के जाने, राइट। सो पॉइंट अपन ने जो स्टार्टिंग से पढ़े उसमें सबसे पहले नेम और एड्रेस में अगर पार्टनर के चेंजेस है तो वो किसको बताएगा? कितने दिन के अंदर? फिर LLP किसको बताएगी? कितने दिन में? किसके बारे में? चेंजेस के बारे में, इनकमिंग या पार्टनर आ रहा है या जा रहा है उसके बारे में, या नेम और एड्रेस में चेंज आ रहा है उसके बारे में। अगर LLP ना बताए तो पार्टनर बता सकता है, ठीक है। अगर पार्टनर बताएगा तो क्रॉस चेक करेंगे, कौन क्रॉस चेक करेगा? किससे क्रॉस चेक करेगा? LLP कितने दिन में बाउंड है रिप्लाई करने के लिए? 15 डेज। अगर 15 डेज में रिप्लाई नहीं होता तो बता देगा वो अपने आप ही। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नाउ, अब बुक पे आ जाओ सीधे। एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर। अब आपका सेक्शन 30 आएगा जो अपन अमेंडमेंट से करेंगे, तब तक बुक से ही करना है अपने को। सो सेक्शन 26 पे आते हैं अपन सबसे पहले। पार्टनर एज एजेंट। Every partner of a LLP for the purpose of the business of the LLP, the agent of the LLP but not of the partners। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कब पढ़ा अपन ने? एज इट इज सेम पढ़ चुके हैं ना अपन? ओके ओके। तो बेसिकली ये इतनी सी बात कहना चाह रहा है, हेलो ले लिए तो। सो ये भी कहना चाह रहा है कि कोई भी पार्टनर किसी और पार्टनर का एजेंट कहलाएगा क्या?
एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट कहलाएगा कि एलएलपी में, लेकिन एक पार्टनर एलएलपी का एजेंट कहलाएगा। सेक्शन 26 है ये, पढ़ो वापस, वापस पढ़ो। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? सेक्शन 27, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। एलएलपी की लाइबिलिटी किस हद तक रहेगी उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 27 में। So LLP is not bound by anything done by partner in dealing with a person. तो यहाँ पे पहली चीज तो ये आ रही है कि कोई भी एलएलपी किसी भी पार्टनर के एक्ट से बाउंड नहीं होगी। इफ द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट, अगर उस पार्टनर के पास उस काम को करने की कोई अथॉरिटी थी नहीं, ये तो पार्टनरशिप में भी पढ़ा था ना, इम्प्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, राइट? सो नो अथॉरिटी। Point number 2, the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of the LLP. तो चाहे उसको पता थी कि उसकी अथॉरिटी है कि नहीं है, चाहे उसको नहीं पता थी, इससे फर्क नहीं चलता। वो ये नहीं कह सकता अच्छा मेरी अथॉरिटी नहीं थी क्या, मुझे पता नहीं था, सॉरी, वो ये नहीं बोल सकता। आपके पास एलएलपी का अग्रीमेंट है, आपको अगर नहीं पता थी तो आपको अग्रीमेंट से वेरीफाई करनी चाहिए थी। तो आपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके अगर कोई भी काम किया है तो आपके एक्ट के लिए एलएलपी जिम्मेदार होगी क्या? नो मैम। तो उस केस में ना, नो अथॉरिटी तो है ही ऑफ कोर्स, और अगर वो ये कहे मुझे नहीं पता था या मुझे आइडिया नहीं था, अंदाजा नहीं था, तो उस केस में भी एलएलपी की जिम्मेदारी नहीं है। कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे अब अपन यहाँ पर। So the LLP is liable. हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं LLP liable कब है? If a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of the business of the LLP or with its authority. तो अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी के विदिन रहते रहते किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है या कोई नेग्लिजेंस कर देता है, कोई काम करना चाहिए था वो काम नहीं करता है, तो उस केस में उस पार्टनर की जगह थर्ड पर्सन एलएलपी को भी लाइबल बना सकती है। ऑल्दो एलएलपी बाद में इसका हर्जाना उस पार्टनर से ले लेगी, राइट, लेकिन एलएलपी की जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि पार्टनर एलएलपी का क्या होता है? एजेंट होता है। Is this point clear to everybody? कोई डाउट किसी को इसमें? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विद इन इट्स अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी में रहते हुए भी अगर गलत काम किया तो एलएलपी की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक। पॉइंट नंबर 3, द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। कुछ ही आया क्या ये पॉइंट समझ में? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर ये लिखा है कि एलएलपी का ऑब्लिगेशन है तो एलएलपी का ही होगा, पार्टनर्स का ऑब्लिगेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो है जिम्मेदारी एलएलपी ने ली है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जिम्मेदारी एलएलपी की रहेगी सोनली। वापिस देखो, एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी का ऑब्लिगेशन है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अराइज हो चाहे कैसे भी अराइज हो। ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी shall be solely मतलब एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअली किसका ऑब्लिगेशन रहेगा? एलएलपी का ही रहेगा, किसी और का नहीं होगा, राइट। तो आप इसमें वो असाइनमेंट वाला काम नहीं कर सकते, मेरी जगह तू देख ले इस बार, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट, लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी shall be met out of the property of the LLP। जो एलएलपी की लाइबिलिटी है वो कहाँ से मीट आउट होगी? प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। खत्म, पॉइंट हो गया समझ में? आगे समझ में डाउट किसी को सेक्शन 27 में? पीछे वालों को सही चल रहा है बेटा, खाना पीना एकदम ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बात हो रही है कि एलएलपी बाउंड कब नहीं होगी, कब एलएलपी बाउंड होगी। थर्ड पॉइंट, एलएलपी का ऑब्लिगेशन एलएलपी का ही होगा। वो एक डायलॉग था ना आपका, माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, यही पॉइंट है ये। So my obligation is my obligation, none of your obligation। अब याद रहेगा। और लास्ट पॉइंट,
एलएलपी की लायबिलिटी किसमें से आप भरपाई करोगे? किसी प्रॉपर्टी में से। अंडरलाइन करते जा रहे हो क्या? यस मैम। सेक्शन 28 एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। अभी तक लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी पढ़ी थी अपन ने, अब पार्टनर की पढ़ते हैं। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, for an obligation referred to in subsection 3 of section 27। अभी अभी पढ़ा है अपन ने, क्या था? ऑब्लिगेशन वाला। सेक्शन 27 का सब सेक्शन 3, एलएलपी के ऑब्लिगेशन के लिए पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, ना डायरेक्टली होगा ना इनडायरेक्टली होगा। कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2 खुद पढ़ो एक बार इसको, बहुत आसान है। है भी समझ? क्या है समझ में? कौन बता सकता है? हाँ कोई बात नहीं, गलत ही होगा। ठीक है, मतलब पार्टनर पर्सनली गलती करता है तो पूरी मतलब एलएलपी नहीं होता है, तो एलएलपी गलती करती है पर्सनली सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 तो वो ऑब्लिगेशन वाली बात कर रहा है, जिसमें क्या बात हो रही थी कि एलएलपी का ऑब्लिगेशन है, एलएलपी देखेगी, राइट। सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा था, एक बार देखो। अगर अथॉरिटी की बात कर रहा था ना, विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी और आउटसाइड दी अथॉरिटी, राइट। तो अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है किसी काम को करने के लिए और फिर भी वो काम कर रहा है, तो वो खुद ही जिम्मेदार होगा, राइट। ये पढ़ा था अपन ने। तो अपन ने एक अथॉरिटी वाला पॉइंट पढ़ा सबसेक्शन 1 में, और सबसेक्शन 3 में ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट पढ़ा। अब ये पॉइंट देखो, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 1 अफेक्ट नहीं करेंगे पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर की। मतलब कोई भी पार्टनर अगर किसी भी तरीके से कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है या नेग्लिजेंस शो करता है, तो वो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 का सहारा नहीं ले सकता कि भाई इसके तहत मैं बचा हुआ हूँ, मेरी अथॉरिटी के विदिन नहीं था, या ये था, या ऐसा था, या एलएलपी की ऑब्लिगेशन है, मैं क्यों देखूं इसमें। रॉन्गफुल एक्ट के लिए पार्टनर की जिम्मेदारी खुद की ही रहेगी। ये बात ये कहना चाह रहा था। तो आप दोनों ऑलमोस्ट सही बात कहना चाहते हैं, बट वो कन्वे करने में थोड़ा सा हिल गया मामला। सो अगर आप पार्टनर ने कोई एक्ट गलत किया है, कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो उस केस में पार्टनर ये नहीं कह सकता ये तो एलएलपी का ऑब्लिगेशन एलएलपी का है, मैं फ्री हूँ। वो सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 1 में अपना बचाव ढूंढ नहीं सकता, रॉन्गफुल एक्ट के लिए उसकी जिम्मेदारी रहेगी, ये यहाँ तक लिखा है। बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ एनी अदर पार्टनर ऑफ एलएलपी। लेकिन अगर कोई और पार्टनर आपकी गलती कर बैठता है, तो उसके लिए आप एज ए पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं हो। तो सिंपल सी बात, आपकी गलती के लिए आप पर्सनली लायबल हो, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 आपको नहीं बचाएंगे। किसी और पार्टनर की गलती के लिए आप पर्सनली लायबल नहीं। इतनी सी बात, अंडरस्टूड? अंडरलाइन कर लो उसको। आप जब ये लिखोगे ना, तो आपको सब सेक्शन 1 और 3 लिखने नहीं होंगे। अगर आपको याद है सब सेक्शंस, तो आप वन नंबर ही लिख के आ सकते हो, राइट। लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर एक्सप्लेन करके आ सकते। आगे समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को आगे समझ में वाला पॉइंट?
ठीक है. So now section 29. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. होल्डिंग आउट याद आ रहा है क्या कुछ? होल्डिंग आउट से एस्टॉपल. हाँ, ये तो एस्टॉपल होल्डिंग आउट से क्या याद आ रहा है? एकदम लास्ट स्टूडेंट. एब्सोल्युटली लास्ट. हाँ बेटा, मैंने सवाल क्या पूछा ये बता दे, आंसर तो रहने दो. सो टेल मी व्हाट हैव आई आस्क्ड. क्या पूछा मैंने? बैठे दो, कोई दिक्कत नहीं. क्या पूछा? नहीं पता तो फिर कैसे चलेगा काम? मेरे को लगता है लॉ में तो इतनी अटेंशन चाहिए कि अपन एक लाइन से भी इधर उधर भटक जाए थोड़ा सा भी तो अपन ने अपना ही इंटरप्रिटेशन निकाल लिया फिर तो. राइट. सो व्हाट वाज माय क्वेश्चन हियर? राइट. सो होल्डिंग आउट से क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? किसको एस्टॉपल याद आ रहा है? इन दोनों से क्या याद आ रहा है? जस्ट रेज द हैंड. भीड़ में काम नहीं. सिर्फ एक ही जने को याद आ रहा है. 1 2 3. रेस्ट ऑफ यू. हाँ मैडम, इतने सवाल पूछे तो अब बारी मेरी है. सो आज टेल मी व्हाट इज एस्टॉपल और होल्डिंग आउट. हाँ अभी कर रहे हैं उसको डिस्कस. So if you are not revising, तो कितना ही आप attentive रहो class में, it will not help. Yes. I am asking you the question. नहीं आता? नहीं आता holding out और estoppel? हिंदी में भी नहीं आता? बताना, समझाना. अरे याद आ गया. अभी ये जैसे डिस्कस होगा ना वैसे पूरी क्लास को याद आ जाएगा. और ये मेरी गारंटी है कि सबको याद आएगा और सबको समझ भी आ जाएगा जैसे ही डिस्कस होगा. और अगर याद ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त समझ नहीं आया था इसलिए नहीं पता. लेकिन बोलते ही याद आने वाला है, इसका मतलब ये है कि रिवीजन के नाम पे कुछ नहीं चल रहा है. जो आप नहीं हो, अगर आप वो दिखाते हो तो आप उस एक्ट के लिए जिम्मेदार हो जाते हो. बैग की शॉप का एग्जाम्पल डिस्कस किया था. अब सबको याद आ गया? तो याद आया इसका मतलब समझा हुआ तो है ही. राइट. इसका मतलब कमी कहाँ है? पार्टनर वाला कौन सा था? हाँ, मैनेजर तो पार्टनर ही तो बुक का एग्जाम्पल था शायद. राइट. मैनेजर था, पार्टनर दिखा दिया. पार्टनरशिप में भी आया था ये. यस. तो कॉन्ट्रैक्ट में अलग पड़ा, पार्टनरशिप में अलग पड़ा, एलएलपी में अलग पड़ा. राइट. सो अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आती हुई चीज हाथ से जाएगी, या फिर घर आके जब आंसर चेक करोगे तो बोलोगे अरे यार ये था क्या, ये तो आता था. राइट. सो रिविजन नहीं हो रहा, नोट्स नहीं बन रहे. नोट्स यहाँ पे तो एक दो बच्चों के बने होंगे, बाकी किसी के नहीं बने होंगे. सो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ये आप लोगों की. राइट. सो ट्रस्ट मी, इससे प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, इससे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे. सारा ये जो लाइन बाय लाइन पढ़ने की मेहनत करी ना, सारी वेस्ट होती नजर आ रही है इस वक्त मुझे आप लोगों के बाद पे. राइट. मेरी मेहनत तो अगले 15 दिन में खत्म हो जाएगी. एंड देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू योर डाउट्स. राइट. सो किसका नुकसान होगा? किसका होगा नुकसान? मेरा तो नहीं होगा. मेरा तो फायदा ही फायदा है हर जगह. क्योंकि एक टाइम पे जब पढ़ना था तब पढ़ लिया. तो अब इस वक्त आपको इंश्योर करना है कि अगले 10 सालों बाद आपको भी फायदे फायदे सिचुएशन में रहना है या नुकसान नुकसान सिचुएशन में रहना है. सो इफ यू ऐसा होना चाहिए, वो कहावत सुनिए ना, 5 उंगलियां घी में. तो 5 उंगलियां घी में अगर रखनी है तो ये 10 साल है जो मेहनत कर सकते हो. राइट. फिर तो उसके बाद आपके नाम से काम चलेगा, आपके बातों से काम चलेगा, आपके सिग्नेचर से काम चलेगा. फिर आपकी इच्छा होना जो आप वो काम करना अपनी पसंद का. फिर आप किसी पे बाउंड नहीं है. आपको लगता है मेरे को 5 घंटे अपनी पसंद का ये काम करना है, बाकी तो अपने पास तो फिर बहुत सारी जगह से बहुत सब कुछ आ रहा है. सो इफ यू रियली वांट टू बी इन दैट सिचुएशन कि जहाँ पे आप काम करो, अपनी पसंद का करो, अपने टाइम के हिसाब से करो, अपना टाइम अलॉट करो, अपनी चलाओ. सो यू हैव टू वर्क हार्ड. और अगर अभी ये सारी चीजों में निकाल लिया तो फिर लाइफ लॉन्ग यू विल बी डिपेंडेंट. सो इट्स अप टू यू. राइट. एक इतनी छोटी सी तो रिक्वेस्ट करी थी मैंने, और रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए ही करी थी. मेरे को तो इससे कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं. राइट.
सो इफ आई हैव डन दिस, कोई तो कुछ तो एक्सपीरियंस कहता ही होगा ना कि मार्क्स कहाँ अटकते हैं, क्यों अटकते हैं, कहाँ कटते हैं, राइट। कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अभी जो लॉ का टेस्ट हुआ था उसमें मेरे पास स्टूडेंट्स आए ये बोलने के लिए कि मैम चेकिंग आप कर दो क्योंकि हमारे तो सबके 35+ मार्क्स आ रहे हैं 40 में से, टफ चेकिंग कर दो, मार्क्स काट दो जिससे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आए। ये था स्टूडेंट्स का परसेप्शन। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा लिखा था कि मैंने टफ चेकिंग करते हुए भी उनके मार्क्स में 2-4 से ज्यादा काट ही नहीं पाई थे। तो उनको भी मैंने ही पढ़ाया, आपको भी मैंने ही पढ़ाया, किसी और को भी मैंने ही पढ़ाया। सो ऐसा थोड़ा ना कि उनको ज्यादा देख देख के पढ़ाया है, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस दिए हैं, आपको ज्यादा डाटा है, ऐसा थोड़ा है। ऐसे ही पढ़ाया, इतनी मेहनत से पढ़ाया है। तो अब ये मेहनत अगर वेस्ट होगी ना तो इसका नुकसान आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। ट्रस्ट में, मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस थिंग, राइट। सो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि अब जब मैराथन होगी अपनी, जब भी होगी मैराथन, उससे पहले पहले तक ये सब रिविजन हो जाने चाहिए। अभी ये टॉपिक बोलते ही याद आया, मैंने यही बोला था आप लोगों की पूरी क्लास का एक्सप्रेशन यही होगा, अरे यार ये था क्या, यही था एक्सप्रेशन आप लोगों का, सबको बोलते ही याद आ गया, राइट। तो इसका मतलब समझने की तो दिक्कत थी ही नहीं, याद करने की भी दिक्कत थी ही नहीं, अपनी प्रैक्टिस की कमी थी, रिविजन की कमी थी। ये तो समय निकालना पड़ेगा। अब समय आप लोग कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं जानता, राइट। सो यस, यही है आपका सेक्शन 29। एनी पर्सन who by words spoken, written और by conduct, कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से, लिखकर या अपने कंडक्ट से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, नोइंगली सामने वाले के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट होने देता है। कैसे? पार्टनर ऑफ एलएलपी। चाहे वो पार्टनर नहीं हो लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है, या कोई और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उसको करने देता है, रोकता नहीं है। तो उस केस में इज लाइबल टू एनी पर्सन, तो जिस भी व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसके सामने उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे कि अगर वो रियल में पार्टनर होता तो, राइट। दूसरा, who has on the faith of any such representation, ऐसे रिप्रेजेंटेशन की बातों में आके अगर थर्ड पर्सन ने एलएलपी को क्रेडिट दे दिया, कर्जा दे दिया, पैसे दे दिए कि अच्छा आपके एलएलपी का ये पार्टनर है, फिर तो आप ले लो 400-500 लाख का कर्जा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, राइट। सो क्योंकि आपने ट्रस्ट किया और वो व्यक्ति तो उस केस में पार्टनर था ही नहीं, तो आप जब वापस पैसा रिकवर करने की बात आएगी तो उसको पार्टनर के जैसे बिहेव करना पड़ेगा। Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit. तो चाहे वो ये कहे कि अरे मेरे को थोड़ा पता था कि ये मेरे पार्टनर कहने से कर्जा ही दे देगा या ये एक्शन ही ले लेगा, ये सारी दलीलें काम नहीं आएंगी। आपने अपने आप को वो दिखाया या किसी थर्ड पर्सन को वो दिखाने दिया जो आप नहीं हो, तो उस केस में, उस एक्ट में आप पर्सनली लाइबल माने जाओगे बाय ऑल मीन्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? However, where any credit is received by LLP as a result of such representation, LLP receive कर रही है credit representation show करके, the LLP shall without prejudice to the liability of person so representing himself be liable to the extent of credit. अब दूसरा केस ये हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एलएलपी से जुड़ी हुई हूँ सिर्फ एडवाइस वगैरह देने के हिसाब से, नॉर्मल मेरा अलायंस है उसके साथ में, पार्टनर वगैरह कुछ नहीं होगा। एलएलपी ने बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरे नोटिस के थर्ड पर्सन को ये कह दिया दैट शी इज द पार्टनर ऑफ आवर एलएलपी। मेरे को नहीं पता था, मेरे सामने ये काम नहीं हुआ, आई वॉज नॉट अवेयर, और ये कहते हुए थर्ड पर्सन से क्रेडिट ले लिया, तो उस केस में आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ऐसे तो कोई भी आपका नाम बोलेगा, कल मैं कहूँ मेरी फर्म के अमिताभ बच्चन पार्टनर है, राइट, वैसे तो कोई मानेगा नहीं, बट फिर भी अगर कोई मान ले तो उस केस में अमिताभ बच्चन की जिम्मेदारी थोड़ी ना हो जाएगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? एलएलपी की ही होगी। तो यही पॉइंट आ रहा है दैट एलएलपी विल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव। तो जितना भी उसने क्रेडिट लिया है ये कहकर
उस क्रेडिट के लिए जिम्मेदारी होल्डिंग आउट की नहीं होके किसकी होगी? एनी डाउट? अंडरलाइन कर लीजिए। करिए अंडरलाइन आप लोगों ने सबने? कोई डाउट यहां तक? Where after partner's death, the business is continued in the same LLP name. The continued use of that name or of deceased partner name as part thereof shall not of itself make his representative or estate liable for the act after his death. आया समझ में? कि X person है, उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद भी एलएलपी उसका नाम यूज करती रही, उसकी प्रॉपर्टी यूज करती रही, तो उस केस में अगर कोई भी लाइबिलिटी अलाइज होती है तो वो लाइबिलिटी ना तो डेथ के बाद उन एलआर के पास पहुंचेगी, ना ही उस प्रॉपर्टी पे पहुंचेगी। डेथ के बाद यूज करी हुई प्रॉपर्टी या यूज किया हुआ नाम, उससे ना तो थर्ड पर्सन जो एलआर है ना तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी, ना ही उसका कोई राइट बनेगा। वो मना कर सकता है कि भाई अगर कोई फेमस पर्सन है जिसकी डेथ हुई तो वो मना कर सकता है कि भाई आप इनका नाम यूज करना बंद करें, राइट? वैसे फेमस पर्सन की अगर डेथ होती है तो वैसे ही सबको पता चलता है कि ही इज नो मोर, राइट? नाउ मूविंग अहेड टू सेक्शन 30 फ्रॉम द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट निकालो। मैंने आज आप लोगों को बहुत पते की बात बोली है, शायद आज थोड़ी कम समझ में आएगी, बट इफ यू रियली अगर आज आ गई समझ में तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये याद रहेगी ना तो 10 साल बाद इसका एहसास होगा। और मैं नहीं चाहती कि यहाँ बैठा हुआ एक भी स्टूडेंट इस बात की रिग्रेट करे कि यार मान लेते, राइट? सो आई हैव शेयर्ड द प्रैक्टिकल थिंग विद ऑल ऑफ यू, राइट? आप लोग बहुत अच्छे फील्ड में हैं, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो अब आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप आने वाले 10 सालों में अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे या किसी बॉस के हिसाब से जिंदगी जिएंगे और कैसे जिएंगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली अप टू यू। यही फेज है जो डिसाइड कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना चाहते हो तो। और फालतू लगे तो उसी कान से निकाल के उसी से निकाल देना, बिल्कुल खत्म कर देना, ठीक है? So yes, unlimited liability in case of fraud, section 30 from the amendment. Open your mobiles and printouts. निकाला आप लोगों ने? सो यहाँ पे फ्रॉड की बात हो रही है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरीड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर with the intent to defraud creditors of LLP or any other person or for any fraudulent purpose, the liability of LLP and partners who acted with intent to defraud creditors or by any fraudulent purpose shall be unlimited. Unlimited कर दो और उससे पहले कर लो defraud creditors वाली बात को अंडरलाइन, fraudulent purpose। तो अगर आप एलएलपी ने पार्टनर्स के साथ मिलके, एलएलपी अपने आप में तो कर नहीं सकती, आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ना कोई तो मिलेंगे उसमें, किसी थर्ड पर्सन के साथ डिफ्रॉड किया या फ्रॉडुलेंट पर्पस रखा, तो उस केस में वो एलएलपी के साथ उस पर्पस में जो लोग भी जुड़े हुए थे उन सबकी लाइबिलिटी उस क्रेडिटर के प्रति कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। गॉट इट? Provided that in case any such act is carried out by a partner, LLP is liable to same extent as the partner, unless it is established by LLP that such act was without the knowledge or authority। ये पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा था, वही है सेम, कि अगर कोई एक पर्सन ने फ्रॉडुलेंट एक्ट किया तो उस केस में भी LLP जिम्मेदार होगी अगर उसने जो काम किया है वो उसकी अथॉरिटी के विदिन है। अगर अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके किया तब तो एलएलपी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अथॉरिटी के विदिन रहते हुए किसी भी पर्सन ने कोई भी गलत काम किया है तो उसके एक्ट के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एलएलपी, जो अभी पढ़ा था, क्योंकि वो उसका एजेंट है, राइट? सो ये पॉइंट अपन ने पढ़ा। यहाँ तक कोई डाउट
अमेंडमेंट्स को स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स नए होते हैं तो उनके में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बहुत सही है। बहुत सही है। हाँ, अच्छा, वो सजा की बात कर रही हूँ क्या? मुझे लगा अमेंडमेंट बहुत सही है। मुझे कहा, सही कैसे लग रहे हैं? ठीक, ओके, ये वाला पॉइंट आया आप लोगों को समझ में? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, where any business is carried out with the intention of subsection 1, अभी जो subsection 1 अपन ने पढ़ा था fraudulent purpose वाला, उस इंटेंशन से अगर आपने कोई बिजनेस कैरी ऑन किया है, एवरी पर्सन हु वाज नोइंगली अ पार्ट ऑफ इट, और हर एक व्यक्ति जो इसका पार्ट था, जिसने अपनी इच्छा में होशो हवास में फ्रॉड किया, उसको कितने साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है? 5 years। और जो फाइन है विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 और मैक्सिमम कहां तक का हो सकता है? 5 लाख। तो ये लिमिट वही है आपकी, 50,000 से 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, या फिर आप पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर दोनों काम भी हो सकते हैं। राइट। पॉइंट नंबर 3, तो फ्रॉड जब तक पकड़ में नहीं आया तब तक बहुत अच्छा है, जब पकड़ में आ जाए तो फिर सामने वाले के लिए बहुत अच्छा है। राइट। Where the LLP or any partner or designated partner or employee of such LLP has conducted the affairs of the LLP in a fraudulent manner, तो इसमें सभी लोग आ गए बेटा, कोई भी पार्टनर, कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई भी LLP, किसी ने भी अगर क्या किया है, कोई भी काम फ्रॉडुलेंट पर्पस से किया है, without prejudice to any criminal proceeding which may arise under any law for time being in force, the LLP and any such partner, underline करेंगे, shall be liable से, shall be liable to pay compensation to any person who has suffered loss or damage। तो सिंपल सी बात है, पेनल्टी तो आप कानूनन तौर पे दोगे, राइट। पेनल्टी के अलावा आपके इस फ्रॉडुलेंट एक्ट से किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान हुआ है, कोई डैमेज पहुंचा है, उसका भी आपको क्या करनी पड़ेगी? भरपाई। तो उस भरपाई में सब लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर की जिम्मेदारी है। पार्टनर, LLP, designated partner, even the employee of the company, everybody who was involved in such act will be liable to pay the compensation। Next point, provided that such LLP shall not be liable if any such partner or designated partner has acted fraudulent without the knowledge of LLP। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने LLP के नॉलेज के बिना कोई ऐसा एक्ट किया, मतलब LLP की जिम्मेदारी नहीं थी, LLP को नॉलेज नहीं थी, तो उस केस में LLP की जिम्मेदारी भी नहीं होगी। ठीक है, मतलब वही वाली बात है कि आप अगर LLP के बियॉन्ड जाके आप काम कर रहे हो तब तो जिम्मेदारी आपकी है, विद इन LLP फ्रॉड कर रहे हो तो LLP जिम्मेदार होगी, लेकिन LLP आपसे वसूल लेगी। राइट, वही बात है। सेक्शन 30 में कोई डाउट आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट सेक्शन 30? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, LLP हमेशा जो बात करेंगे ना कि LLP की जिम्मेदारी है, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के अलावा जो लोग उसमें इन्वॉल्व, वो माने जाएंगे LLP। तो LLP को मतलब एज अ होल अपन जब बात करें तो LLP की प्रॉपर्टी से आपको ये सब पे करना है, ये सारी चीजें। नहीं, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है और तुम्हारे किसी पार्टनर ने फ्रॉड कर लिया विद इन द अथॉरिटी जाकर, तो आपके पास वो आ सकता है, पिटीशन आ सकता है। एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको उस पिटीशन को फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही LLP हो, आप ही हो जो सारी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हो। राइट, वो बात अलग है कि आप बाद में अपने पार्टनर से क्लेम कर लो, ठीक है, उसके लिए अलग लड़ाई करो। एनी डाउट? क्लियर है सेक्शन 30 का? कोई डाउट है किसी को? अब आपकी नेक्स्ट जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेक्शन 31, एक तो ये विसल ब्लोइंग वाला बच रहा है, डिस्क्लोजर बच रहे हैं अपने, अभी तो बच रहा है कन्वर्जन भी बच रहा है, वाइंडिंग अप और मिसलेनियस लास्ट होगा शायद।
2 दिन कल निपटाएंगे इसको। कल क्या है, फ्राइडे है क्या? चलो एक सेक्शन 31 पढ़ लें क्या? नहीं, 2-4 मिनट में हो जाएगा। किस किस को पढ़ना है? चलो सो ओके। सो सेक्शन 31 विसिल ब्लोइंग। सो विसिल ब्लोइंग की बात कर रहे हैं जब अपन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव करना यानी कैंसिल करना। तो कोई सी भी जो पेनल्टी है उसको कोर्ट अगर चाहे या ट्रिब्यूनल चाहे तो क्या कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, या ओवरऑल पूरी तरीके से कैंसिल कर सकती है। If it is satisfied that in दो सिचुएशन में, फर्स्ट सच पार्टनर और एम्प्लॉई ने एलएलपी के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन में कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी तो उसने सपोर्ट किया। ये तो नॉर्मल लॉ है, एलएलपी का लॉ नहीं, नॉर्मल लॉ होता है कि आपको जब जेल भी हो जाती है, आप अच्छे से बिहेव करते हो, लंबे टाइम तक आप सही रहते हो, तो आपकी सजा थोड़ी कम कर दी जाती है, राइट। When any information given by any partner or employee leads to NLP or any partner, तो आप कोई इन्वेस्टिगेशन में या तो सपोर्ट करते हो या आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देते हो जिससे कि आप जो भी क्रिमिनल है, जो भी कंसर्न पर्सन है, वहां तक पहुंच सको। तो उस केस में अनिरुद्ध कोर्ट जो है आपकी पेनल्टी को रिड्यूस भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। Your overconfidence is going to pay you a lot. No partner or employee of any LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed, or any other manner discriminated under TNC of LLP or employment merely because of his providing information. कोई भी व्यक्ति को आप पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर दोगे कि उसने इंफॉर्मेशन दी तो फ्री टू आजाद है, ये नहीं कर सकते, गलती उसने भी करी है। किसी भी व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो उस पार्टनर को आप डराना, धमकाना, थ्रेटन करना, डीमोरलाइज करना, ये सारे काम आप नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो आप पे एडिशनल चार्जेस भी लग सकते। ये है विसिल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट? विसिल ब्लोइंग का मतलब कुबाड़ी बजाना, मतलब इजी कर देना। Any other doubt online? Shall we wind up? धोखा क्या वो गलत काम करने बेटा? हाँ वो भी मिला, लेकिन अल्टीमेटली सुधारने की कोशिश करो। ओके